नमस्कार, मैं मनु पवार। इस वीडियो में जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके पीछे की कड़ियां जोड़ने के लिए मुझे आपको किसी दूसरे राज्य की राजनीति के किस्से की तरफ ले जाना पड़ेगा। आपको याद होगा 2006 से 2009 के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे अचानक बहुत तेजी से उभरे थे। वो इन दिनों उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी और बिहार के प्रवासियों को पिटवा रहे थे। उत्तर भारत के बड़े चेहरों को टारगेट कर रहे थे। सदी के महानायक बताने जाने वाले अमिताभ बच्चन तक को उन्होंने सीधा टारगेट किया। उन दिनों राज ठाकरे प्रचंड मराठीवाद फैलाए हुए थे और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में उन्होंने अराजकता फैलाई हुई थी। यह आलम तब था जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, ताकतवर सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। देशमुख की सरकार उस गुंडे को होने दे रही थी। वो तब जानबूझकर धृतराष्ट्र बने हुए थे। पता है क्यों? क्योंकि उसे तब सत्ताधारी कांग्रेस को महाराष्ट्र में ताकतवर प्रतिद्वंदी शिवसेना को कमजोर करना था। इसीलिए लोहे से लोहे को काटा जा रहा था। इसीलिए सीएम विलासराव देशमुख साहब मजे से तमाशा देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ होने दिया। इससे हुआ यह कि राज ठाकरे अचानक बहुत ताकतवर हो गए और नतीजा क्या हुआ? 2009 में राज ठाकरे पहले ही विधानसभा चुनाव में अपनी नई नवेली पार्टी एमएनएस के 13 विधायक जिताकर ले आए और 12 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे। उनकी मौजूदगी से तब महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़ा खेल हुआ। और ये सब किसकी कीमत पर हुआ? उस समय की एकीकृत शिवसेना की कीमत पर, जिसे तब सत्ताधारी कांग्रेस निपटाने की फिराक में थी। तब कांग्रेस ने जिस मकसद से राज ठाकरे के सिर पर हाथ रखा था, वो मकसद चुनाव नतीजे के साथ ही पूरा हो गया। महाराष्ट्र में 2009 में कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आ गई थी। यह किस्सा आपको याद दिलाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि पॉलिटिक्स में सब चीजें या सब घटनाएं उसी रूप में या उसी आकार में नहीं होती हैं जैसी हमें दिख रही होती है। मतलब अगर हमें जो सामने दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि सच वही हो। सच उससे परे भी हो सकता है। यहां हमेशा 2 + 2 = 4 नहीं होता। इसीलिए हमारे अपने राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ दिन से जो उग्र क्षेत्रीयता का उभार दिख रहा है, उसे भी सब्जेक्टिव होने के बजाय ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखने और समझने की जरूरत। हां, यह बात सही है कि हमारी अब तक की सरकारों ने इन 25 वर्षों में हमारे पहाड़ों को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया है, उनकी उपेक्षा की है, हमसे शिक्षा और रोजगार के अवसर छीने हैं, उससे पर्वतीय समाज में एक स्वाभाविक गुस्सा पनपा है। क्योंकि बुनियादी रूप से यह राज्य विषम भौगोलिक और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए ही बनाया गया था। कौशिक समिति की रिपोर्ट में इसका साफ साफ जिक्र है। 24 अगस्त 1994 को यूपी की विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित हुआ था उत्तराखंड को लेकर, उसमें भी इस बात का जिक्र है। लेकिन जब धामी सरकार का कैबिनेट मंत्री विधानसभा के सदन में पहाड़ियों को गाली देने लगे, तो उससे पब्लिक में पनपे गुस्से को भड़कने की स्वाभाविक वजह मिल जाती है। इधर बहुत दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ताकतें हमारे पर्वतीय समाज के इस गुस्से को ईंधन देने में जुट गई हैं। उस आग में और पेट्रोल डाल रही हैं। पहाड़ के बुनियादी सवालों से भटकाकर उस गुस्से को एक भयानक दिशाहीनता और भीषण अराजकता की अंधेरी सुरंग में धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए मुझे 2-3 घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी लगता है, ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर ये खेल कैसे और क्यों खेला जा रहा है, इस खेल के पीछे कौन हो सकता है और उनके क्या क्या मंसूबे हो सकते हैं। जब प्रेमचंद अग्रवाल मामले में पहाड़ में पब्लिक सेंटिमेंट उफान पर था, बीजेपी और धामी सरकार पर बहुत प्रेशर बन गया था, ठीक उसी टाइम पर एक ऐसे शख्स का बयान आता है जो कि यूकेडी में साल भर पहले ही भर्ती हुआ था। उसका ऐसी धमकी भरा वाला वीडियो वायरल होता है कि अगर अग्रवाल समाज प्रेमचंद अग्रवाल का बहिष्कार नहीं करता तो वो किसी अग्रवाल की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। ये बेहद बचकाना बयान था दोस्तों। ये जनता की लड़ाई को हल्का करने और उसे डाइल्यूट करने वाला बयान था। इन्हीं का एक और वीडियो वायरल होता है हाल के दिनों में, जिसमें वो शायद किसी रेस्टोरेंट वाले को धमकाते हुए बोलते हैं कि यहां पर अब गढ़वाली गाने ही बजेंगे। ये भी बहुत सस्ता, बहुत हल्का बयान था। फिर हम क्या देखते हैं कि कोई विदूषक देहरादून में
उपवास के साथ जो है अचानक इस रंगमंच पर प्रकट हो जाता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है रातों रात। हम चूंकि उत्सवधर्मी समाज हैं, लिहाजा उनकी अदाकारी पर हम जो है तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसे तमाशों से पहाड़ के जरूरी सवाल पर हाशिए पर चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भविष्य के सवालों पर बात नहीं हो रही है, जैसे कि विधानसभा सीटों के परिसीमन जैसा गंभीर सवाल है, उस पर बात ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही है। मूल निवास की बात ही नहीं हो रही है। भू कानून में धामी सरकार ने क्या खेल कर दिया, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है, जिक्र नहीं है। पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बहुत जरूरी सवालों पर बात नहीं हो रही है। ऐसे जरूरी सवालों पर टिके रहने के बजाय आप अगर किसी अग्रवाल की दुकान से सामान न खरीदने का फतवा जारी करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ गढ़वाली गाने ही बजाने पर जोर देते हैं, तो फिर संदेह क्यों नहीं होगा कि आखिर ऐसे लोगों की असली मंशा क्या है। क्या वो पहाड़ की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो वो किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं? अगर हाल की सारी घटनाओं की सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे पहाड़ों के जरूरी सवालों से ध्यान हटाने के लिए नित नए तमाशे रच रहा है। कोई तो है जो हमारे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। कोई तो है जो हमें तमाशों में उलझाकर खुद कुछ बड़ा गेम करने के मंसूबे पाले हुए। इन सारे तमाशों का पटकथा लेखक कौन है, इसका पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है। देहरादून के राजनीति के गलियारों में मैंने ऐसी चर्चाएं भी सुनी हैं कि उत्तराखंड में अति क्षेत्रीयता को कोई ऐसा व्यक्ति हवा दे रहा है जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत दौलतमंद है, बहुत पहुंच वाला है और बहुत दबदबे वाला है, लेकिन गैर पहाड़ी है। उसका खुद का अतीत भी बड़ा दागदार है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अंदाजा लगा लें। मुझे नहीं पता कि इन चर्चाओं में कितना दम है, लेकिन उत्तराखंड में राजनीति के गलियारों से लेकर कुछ ठीक ठाक पत्रकारों और समाज में दखल रखने वाले कुछ लोगों के बीच ऐसी भी चर्चा हमने सुनी कि जो एकदम हैरान करने वाली है। चर्चा है कि वो शख्स पहाड़ के कुछ चेहरों के जरिए उत्तराखंड क्रांति दल पर कब्जा करने की फिराक में भी है। उसकी डोर अपने हाथ में रखने के वो मंसूबे पाले हुए, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चर्चा है कि वो यूकेडी के नाम, उसके बैनर, उसके ब्रांड को हथियाने की प्लानिंग पर भी काम कर रहा है। चर्चा तो हमने ये भी सुनी है कि उत्तराखंड में बहुत से लोग उसके पेरोल पर हैं। उसने उत्तराखंड में अपना तगड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है और यह भी सुना जा रहा है कि वो ऐसे ऐसे चेहरों को गाहे बगाहे लाभ दिलाता रहता है कि अगर आप उनके नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देहरादून में कई समझदार लोगों से पता चला कि अपने उस नेटवर्क के दम पर वो ताकतवर शख्स अति क्षेत्रीयता को हवा दे रहा है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि उस शख्स के द्वारा चुनाव में कुछ लोगों को पॉलिटिकल फंडिंग भी की गई। ऐसी बातें भी सामने आई, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा। इसका पता लगाना चुनाव आयोग का काम है या दूसरी एजेंसियों का काम है। मैं सिर्फ सुनी सुनाई आपको बता रहा हूं। अब वो किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है, वो किसको मदद पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्या वो जिसको मदद पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है उनसे उसकी कोई बड़ी डील हुई है, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन तमाम चीजों को जो हम आपस में जोड़ते हैं जब, तो लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसका निजी एजेंडा जो भी हो, इतना तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि वो पहाड़ का हितैषी कतई नहीं है। उत्तराखंड में बहुत से समझदार लोगों से फीडबैक मिला कि वो शख्स पहाड़ को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के गुस्से को सिर्फ अपने निजी एजेंडे के लिए यूज कर रहा है। एक हम पहाड़ के लोग हैं कि अपने गुस्से को व्यर्थ बहा दे रहे हैं, उसे चैनलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे दिशा नहीं दे पा रहे हैं। हमने 25 साल से अपने गुस्से को चैनलाइज ही नहीं किया, और किया होता तो राष्ट्रीय पार्टियों के भरोसे रहने के बजाय आज हमारी अपनी कोई रीजनल पॉलिटिकल फोर्स होती, यहां पर बेहद ताकतवर होती। हमारे पहाड़ों के लिए नीतियां पहाड़ों की जरूरत के हिसाब से बनती। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव आते आते ना हम पहाड़ के लोग पहाड़ ही नहीं रह पाते। हम हिंदू मुसलमान में बहकर वोट कराते हैं, हम खस्या और बामण में बढ़कर वोट कराते हैं, हम गढ़वाली और कुमाऊनी करने लगते हैं, हम जिलों में बढ़ जाते हैं, हम लोग पट्टियों में बढ़ जाते हैं।
हम मुफ्त के चक्कर में अपने विवेक को गिरवी रखाते हैं और ऐसा हर बार होता रहा है। इसका फायदा कौन उठा रहा है, यह सबको पता है। फायदा जिसको भी हुआ, सच ये है कि हमारे पहाड़ का तो भला नहीं हुआ है। उत्तराखंड का पहाड़ी समाज आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता तमाशों से नहीं बल्कि गंभीर चिंतन और मनन, ठोस रणनीति से निकलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसका लिंक दूसरों तक जरूर फॉरवर्ड करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर पाए हैं तो कृपया फटाफट कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर टन से बज जाए। तो दोस्तों, यही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।